बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी अगर डेली धीरे 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 ही पढ़े, लेकिन लगातार पढ़े, तो क्या हो सकता है, उसकी बूंद बूंद करके पढ़ाई ही एक बड़ा मिसाल बन जाता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। आज हम पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, फिर उसके अगले दिन नहीं पढ़ेंगे। ऐसा करने से आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा। आज हम अध्याय 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पेज नंबर 45 NCERT वाले बुक में पेज नंबर 45 के क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऐसी धातु का उदाहरण दे जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के तापमान पर द्रव होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि धातु कौन सी है, पारा है। 2 नंबर में चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, ऊष्मा का कुचालक होती है सीसा। ये चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि आघात वर्ध्यता तथा तन्य का अर्थ बताना है। देखिए धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीटकर चादर एवं पतले तार बनाए जा सकते हैं, आघात वर्ध्यता एवं तन्यता कहलाती है। ठीक है, ऐसे में हम तार को खींचकर पतला कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मोटा सा रड है, लेकिन उसको हम गर्म करके पतला तार बना देते हैं, वो भी क्या एक तन्यता है। तो आप सुने होंगे ना कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 में हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखिए अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, क्योंकि सोडियम क्या होता है, काफ़ी क्रियाशील होता है। अतः यह जल न जाए, इससे बचने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाप क्या है। भाप क्या है, जल ही तो है। और आयरन, तो देखिए 1 नंबर में Fe+H2O, यानी जब आयरन की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में कि यहाँ आयरन के साथ 3 लगा हुआ है। 3 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसको संतुलित किया गया है। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो जाकर मेरा पहला क्लास ज़रूर देखिए, उसमें मैंने एकदम डीपली तरीके से समझाया है कि किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए अब प्लस में क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन गैस बचा हुआ है, जिसमें क्या किया है, तीर के निशान ऊपर की ओर दिखाया गया है। उसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू होता है कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया का एक समीकरण देना है। तो देखिए कैल्शियम प्लस H2O, यानी कैल्शियम की अभिक्रिया जब जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। उसी प्रकार जब पोटेशियम की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा,
इस प्रकार हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी फाइनल होता है। तो आइए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए, बी, सी एवं डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिमाणों को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। देखिए यहाँ धातु है ए, बी, सी, डी। आपके पास बुक है तो अपने बुक को अपने पास रख कर देखिए। लोहा सेकंड सल्फेट है, कॉपर सेकंड सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। इसमें कुछ बातें लिखी गई है और नीचे क्या है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। देखिए हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, जब तक आप किताब सामने नहीं रखिएगा तब तक आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस सारणी का उपयोग कर धातु ए, बी, सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए में है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए उसका उत्तर होगा धातु जो बी है उस सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि कोई अन्य धातु जो है आयरन सल्फेट से धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि धातु बी को कॉपर सेकंड सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, धातु बी सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यदि धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या करेगा, कॉपर उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और विलयन का नीला रंग क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि धातु ए, बी, सी एवं डी को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आपके पास बुक है तो पास में रखकर देखिए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है, बी है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। ठीक है। तो आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन फाइनल हो गया। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 का रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। देखिए किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करने के पश्चात कोई धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आप लोग जानते हैं कि जब कोई धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लास्ट में क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा किए हैं। सभी धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, पर जो धातुएं क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो क्या करती है, अभिक्रिया कर लेती है। जैसे में देखिए ना, आयरन प्लस HCl, यानी आयरन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से कराएंगे तो क्या होगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इस पेज का लास्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। देखिए जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। जब जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक क्या करता है, आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा पावरफुल है, तो अपने से कम पावरफुल वाले आदमी को हटा देगा, उसको अपने स्थान से भगा देगा और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा। देखिए ना, जैसे में जिंक प्लस FeSO4 की अभिक्रिया जब होगी तो क्या होगा, जिंक देखिए ना सल्फेट के साथ बैठ गया है ना और आयरन बेचारा अलगे हो गया है। इस क्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहाँ जिंक दिया हुआ है, यानी जिंक क्या करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखिए जिंक के पास क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिया
तो जिंक के ऊपर क्या हो गया, +2 चार्ज का चिन्ह अंकित हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए आयरन क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे दिया। जैसे दे दिया तो क्या हो गया, आयरन एक फिक्स एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए पेज नंबर 54 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें 1 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। ठीक है, तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो 11 होता है तो हम क्या करते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 8 भरते हैं। इसका एक सूत्र होता है 2n²। क्या होता है, 2n² होता है। चलिए हम इसको समझाते हैं। यहाँ देखिए इसका सूत्र क्या होता है, 2n² होता है। यहाँ पे हम लोग n बराबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक दे सकते हैं। जैसे ही हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। जैसे ही n के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इस प्रकार जैसे ही यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 9 दूना 18। यानी इसी क्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, सोडियम में देखिए पहला कक्षक में हमने 2 भर दिया, उसके बाद 8 भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना है, 11 है परमाणु संख्या। तो 2 भर गया, 8 भर गया, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 हम लास्ट वाले में भर देंगे। उसी का बिंदु संरचना दिया गया है। देखिए पहला कक्षा में 2 को भरा है ना, दूसरा कक्षा में 8 को भरा है, और तीसरा कक्षा में क्या हो गया है, 1 को भरा है। यहाँ देखिए गलती से क्या कर दिया है, बाहरी कक्षा में 2 को भर दिया है, लेकिन यहाँ पे 1 ही होगा, ई नहीं होगा। ठीक है, बाहरी कक्षा में कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करें तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। तो हमने क्या कर दिया, डबल O दे दिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ तो 2 गो है तो कितना होगा, 16 होगा। यानी पहले कक्षा में 2 भरेंगे, उसके बाद 8 भरेंगे, उसके बाद क्या बच गया, 6 भरेंगे, क्योंकि 6 ही लास्ट वाला में बच जाता है। अब यहाँ देखिए ना, इसके साथ 2 कर दिए और 2 गो ऊपर 4 हो गया, और फिर देखिए यहाँ 2 गो 2 4 हो गया, और यहाँ भी 2 गो हो गया, और यहाँ भी 2 गो हो गया। यानी लास्ट वाला में जो 6 बचा है, तो हमने क्या कर दिया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी इसका भी 6 हो गया और इसका भी 6 हो गया। यानी क्या हो गया, इसी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। सह संयोग कर लिया, आपस में जाकर क्या हो गए, दोनों मिल गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए हमारा लास्ट है 3 नंबर, कि मैग्नीशियम के लिए बिंदु संरचना लिखना। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, तो क्या बच गया, 2 बच गया। जब 2 बच गया तो हमने क्या कर दिया, पहला में 2 भर दिया, दूसरा में 8 भर दिया, और लास्ट वाला में क्या कर दिया, 2 था तो 2 भर दिया। ठीक है, इस प्रकार इसमें का पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। देखिए ये थोड़ा लेंदी है, हम इसको कल एक विस्तार से समझाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए कल का वीडियो आप पक्का देखिएगा, क्योंकि कल इसी के बारे में साफ तोड़ तोड़ कर समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।